नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत महाजनपद काल में गणराज्यों के प्रशासन, विधान और न्यायिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। गणराज्यों का विधान और प्रशासन के बारे में जब हम स्रोतों को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि बुद्धकालीन गणराज्यों के विधान एवं शासन पद्धति को समझने के लिए हमें लिच्छवियों और शाक्यों के गणराज्यों के संबंध में तत्कालीन साहित्य में मिलने वाले संदर्भों को आधार बनाना आवश्यक है। अनुमानतः छोटे गणराज्यों जैसे बुल्ली, कालाम, मौर्य, भग, कोल आदि में भी प्रशासन पद्धति का ढांचा वैसा ही रहा होगा। यद्यपि उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है। बौद्ध ग्रंथों से हमें बौद्ध संघ के विधान, नियम और कार्य पद्धति के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अनेक विद्वानों का ऐसा मानना है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघों का गठन तत्कालीन गणराज्यों में प्रचलित कार्य पद्धति के आधार पर ही किया था। अतः बौद्ध संघों के विवरण से हमें तत्कालीन गणराज्यों की शासन व्यवस्था को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशासन के बारे में जो जानकारियां साहित्य में उपलब्ध है, उसके अनुसार गणराज्य का प्रमुख या अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता था, जिसे राजा कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ, अट्ठकथा एवं एक पण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की शासन व्यवस्था के लिए 7,707 राजा थे। इन राजाओं के साथ इतने ही उपराजा, सेनापति और भंडागारिक भी थे। गणराज्य संगठन के सदस्य होने के कारण ये सदैव परस्पर विचार विमर्श, तर्क वितर्क करते रहते थे। कौटिल्य ने लिच्छवी गणराज्य के लिए राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर के अनुसार वहाँ का प्रत्येक मनुष्य अपने को राज्य का राजा समझता है। न कोई छोटा न कोई बड़ा, बल्कि सब समान है। इसी में यह उल्लेख आता है कि कोई लिच्छवी राजा अपने को किसी दूसरे से छोटा नहीं मानता है। सब मैं राजा हूँ ऐसा कहते थे। विद्वानों की राय है कि राजाओं की 7,707 संख्या अवास्तविक जान पड़ती है, परंतु ऐसा नहीं है। अनुमानतः 7,707 राजा लिच्छवियों के 7,707 मूल कुटुंबों के प्रधान थे, जिन्हें शासन कार्य का कार्य सौंपा गया था। ये सब मिलकर एक प्रकार की शासक सभा का गठन करते थे। यूनानी लेखक स्ट्रैबो भी बताता है, एक भारतीय गणराज्य की शासक सभा के सदस्यों की संख्या 5,000 के लगभग थी। इन सभी राज्यों के अधिकार समान थे। इनमें से एक व्यक्ति का निर्वाचन द्वारा नायक बनाया जाता था। संभवतः वही गणराज्य का प्रमुख या राष्ट्रपति होता था। शाक्य गणराज्य के प्रमुख या प्रधान इस प्रकार के निर्वाचित राजा शुद्धोधन थे, जो बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन के बाद शाक्य गणराज्य का राजा भद्य हुआ। ललित विस्तर में ही शाक्यों की
शासक परिषद के सदस्यों की संख्या 500 कही गई है और ये सभी राजा की उपाधि से विभूषित थे। संभवतः ये शाक्यों के प्रमुख अभिजात परिवारों के प्रधान रहे होंगे। इसी प्रकार प्रांतीय प्रशासन राज्य कार्यों में राजाओं की सहायता के लिए उपराजा, सेनापति, भंडागारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इनकी प्रचुर संख्या को देखते हुए भी यही अनुमान है कि लिच्छवी राज्य अनेक लघु प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था। इन इकाइयों को एक प्रकार से लघु राज्य माना जा सकता है। प्रत्येक इकाई का प्रमुख एक राजा होता था, जो उपराजा, सेनापति आदि पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन संचालन करता था। इन लघु राज्यों के प्रमुख गणराज्य की केंद्रीय और सर्वोच्च संस्था के सदस्य होते थे। लघु राज्यों की इस प्रकार की विकेंद्रित शासन व्यवस्था के कारण लिच्छवियों के गणराज्य को प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सूचक माना जा सकता है। प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेंस की प्रशासनिक व्यवस्था भी इससे मिलती जुलती है। अंगुत्तर निकाय में लिच्छवी राज्य से संबंधित दो अन्य अधिकारियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। यह है गामणिक अर्थात गांवों का मुखिया तथा पुगगामणिक अर्थात औद्योगिक संस्थाओं का मुखिया। इसके साथ साथ हमें सभा या संस्था नामक व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है। लिच्छवी कुल के प्रमुख व्यक्तियों की सभा संस्था कहलाती थी और जिस स्थल पर सभा की जाती थी उसे संस्थागार या संथागार कहा जाता था। संस्थागार में सभी आवश्यक विषयों पर बड़े कायदे से विचार विमर्श होता था और आवश्यकता पड़ने पर बहुमत से निर्णय होता था। शाकियों और कोलियों के मध्य जब रोहिणी नदी से सिंचाई हेतु जल लेने के लिए विवाद हुआ तो शाकियों ने संस्थागार में ही सभा आहूत की और लंबे विचार विमर्श के बाद कोलियों से युद्ध करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार जब कौशल नरेश विड्डूब ने शाकियों पर आक्रमण कर कपिलवस्तु को घेर लिया तो उस समय संस्थागार में एक प्रश्न पर गंभीरता से बहस हुई कि शाकियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जाए या युद्ध किया जाए। अंत में बहुमत से आत्मसमर्पण का निर्णय हुआ। इन संस्थागारों में खुली बहस एवं सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए निर्णयों के उल्लेख तत्कालीन साहित्य ग्रंथों से प्राप्त होते हैं, जो गणराज्यों में प्रचलित जनतांत्रिक पद्धति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सभा की कार्यवाही का संचालन हमेशा नियमबद्ध तरीके से होता था। संस्था के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति अर्थात निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। संस्थागार में सदस्यों के बैठने के लिए एक निश्चित क्रम में आसनों की व्यवस्था आसन पन्नापक नामक अधिकारी करता था। अधिवेशन में किसी भी प्रस्ताव का औपचारिक प्रस्तुतिकरण आवश्यक था। प्रस्तोता द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उसे 3 बार दोहराया जाता था, जिससे कि सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उसे ध्यान से सुन सके। इसके बाद गण सदस्यों से पूछा जाता था कि क्या वे प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। तब जो सदस्य मौन रहते थे उन्हें प्रस्ताव से सहमत माना जाता था। अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर वाद विवाद किया जाता था। सदस्यों के एक मत न होने पर मतदान से निर्णय होता था। मत या वोट को छंद कहा जाता था। मतदान की प्रक्रिया के अंतर्गत पहले सभी सदस्यों को अलग अलग रंग की
लकड़ी की सलाखाएं बांटी जाती थी। प्रत्येक रंग की सलाखा एक विशेष मत या दृष्टिकोण की सूचक होती थी। सदस्यों से कहा जाता था कि वे उस रंग की सलाखा का चयन करें जो उनके मत की सूचक हो। उन्हें कहा गया कि वे अपनी सलाखा किसी को न दिखाएं। उसके बाद एक अधिकारी इन सभी सलाखाओं को इकट्ठा करता था। इन अधिकारी को सलाखा ग्राहक कहा जाता था। सलाखा ग्रहण का कार्य खुले ढंग से भी होता था और गोपनीय तरीके से भी। विवादग्रस्त प्रश्नों के लिए समाधान के लिए कई बार मतदान के स्थान पर दो अन्य तरीके भी अपनाए जाने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रश्न पर पड़ोस के किसी बड़े संघ से निर्णय करने का अनुरोध किया जाता था, या ऐसे प्रश्न के समाधान का उत्तरदायित्व चुनिंदा व्यक्तियों की समिति, जिसे उबाहिक समिति कहा जाता था, को सौंपकर निर्णय किया जाता था। मंत्रिपरिषद या कार्यकारिणी की जानकारी भी साहित्य से प्राप्त होती है। गणराज्यों की सभा या संस्था द्वारा शासन कार्य के दैनिक संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद या कार्यकारिणी का गठन किया गया था। इस प्रकार की कार्यकारिणी के गठन के यद्यपि कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में आए संदर्भ के द्वारा आभास मिलता है। इस ग्रंथ में एक स्थान पर नवमल्लई, 9 मल्ल राजा एवं नवलेछई अर्थात 9 लिच्छवी राजा का उल्लेख मिलता है, जो महावीर स्वामी की मृत्यु की रात्रि में दीपोत्सव प्रसंग के संदर्भ में उपस्थित हुए थे। लिच्छवी गणराज्य में 7,707 राजाओं के होने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में 9 लिच्छवी राजाओं के ही एक विशेष अवसर पर एकत्र होने का क्या अर्थ लगाया जा सकता है। प्रतीत होता है कि 9 लिच्छवी राजा किसी केंद्रीय कार्यकारिणी या मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसी प्रकार सार्वजनिक सभा भी विद्यमान थी। एक केंद्रीय सभा के अतिरिक्त लिच्छवीगण या वज्जी संघ में एक सार्वजनिक और सामान्य सभा के अस्तित्व की भी जानकारी प्राप्त होती है। महापरिनिब्बाण सूत्र में एक स्थल पर प्रसंग आता है कि महात्मा बुद्ध जब राजगृह में ठहरे हुए थे, तो अजातशत्रु ने अपना एक मंत्री उनके पास यह जानने के लिए भेजा कि वज्जी संघ का विनाश किस प्रकार संभव है। इस संबंध में बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से एक संवाद के दौरान कहा कि वज्जी लोग बार बार पूर्ण सार्वजनिक सभाएं आयोजित करते हैं, और जब तक ये पूर्ण सार्वजनिक सभाएं करते रहेंगे, उनकी वृद्धि होगी, विनाश नहीं होगा। इससे हमें सार्वजनिक सभा या संस्था की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इन गणराज्यों के 7 अपरिहार्य धर्म नियमों की जानकारी भी प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि वज्जी लोग उस समय तक अजेय एवं अविजित रहेंगे जब तक वे 7 अपरिहार्य धर्मों अर्थात नियमों का अनुपालन करते रहेंगे। परिनिब्बाण सूत्र के अनुसार ये 7 अपरिहार्य नियम इस प्रकार है। नंबर 1, निर्धारित समय पर सभी सदस्यों की उपस्थिति के साथ सभा का अधिवेशन होना चाहिए। नंबर 2, समग्र भाव से संघ में उपस्थिति और अधिवेशन की समाप्ति तक रहनी चाहिए, और समग्र भाव से संघ के कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। तीसरा, जो स्वीकृत नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना, जो स्वीकृत हो चुका है उसका उल्लंघन नहीं करना, और वज्जी संघ के स्वीकृत विधान के अनुसार कार्य करना। चौथा, वज्जी संघ के जो बड़े बूढ़े हैं और जो नेता हैं उनका आदर सत्कार करना। 5वां, वज्जी संघ के चैत्यों में पूजा कार्य की निरंतरता बनाए रखना और पूर्व निर्धारित क्रियाकलापों को जारी रखना। छठा,
वज्जी संघ के धार्मिक अरहंत अर्थात महापुरुषों का सम्मान रखना। 7वां, वज्जी संघ के वृद्धों का आदर सत्कार करना। इस प्रकार एक प्रकार से नैतिक विधान की पालना करने की भी जानकारी साहित्य से हमें प्राप्त होती है। इनके साथ साथ गणराज्यों के न्याय प्रशासन की जानकारी भी इन साहित्य से हमें प्राप्त होती है। वज्जी संघ में न्याय प्रशासन की बड़ी अद्भुत व्यवस्था थी। बुद्ध घोष की अष्टकथा से हमें इस व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मजूमदार लिखते हैं, वज्जी संघ की न्याय पद्धति अपनी अति लोकतांत्रिक भावना के कारण विशिष्ट है। अष्टकथा विवरण के अनुसार वज्जी संघ में अपराधी की जांच पड़ताल और न्यायिक परीक्षा 7 विशेषज्ञ पदाधिकारियों या न्यायालय द्वारा की जाती थी, जिनके नाम इस प्रकार है। पहला, विनिश्चय महामात्र। दूसरा, व्यवहारिक अर्थात व्यावहारिक। तीसरा, सूत्रधर। चौथा, अष्टकुलिक अर्थात अष्टकुलिक। 5वां, सेनापति। 6ठा, उपराजा। और 7वां, राजा। सबसे पहले अभियुक्त को विनिश्चय महामात्र के पास लाया जाता था, जो संबंधित मामले के तथ्यों की प्राथमिक जांच पड़ताल करता था। निर्दोष होने पर विनिश्चय महामात्र अपराधी को मुक्त कर सकता था, लेकिन दोषी होने की अवस्था में उसे दंडित करने का अधिकार उसके पास नहीं था। प्राथमिक रूप से दोषी लगने वाले अभियुक्त को दूसरी अवस्था में व्यवहारिक के पास भेजा जाता था। व्यवहारिक विधि विशेषज्ञ होता था। वह अपने मापदंडों से अभियुक्त का परीक्षण करता था और उसके निरपराध होने पर उसे छोड़ भी सकता था, लेकिन व्यवहारिक भी दोषी अभियुक्त का दंड निर्धारण नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को तीसरे न्याय अधिकारी सूत्रधर के पास भेजा जाता था, जो व्यवहार शास्त्र अर्थात सामाजिक, धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों, लोक प्रचलित दृष्टांतों आदि से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर अभियुक्त की जांच पड़ताल करता था। दोषी होने पर उसे उच्चतर न्यायालय के अधिकारियों अर्थात अष्टकुलिक के पास भेज दिया जाता था, जिसमें 8 जातियों के 8 प्रतिनिधि न्यायाधीश होते थे। अष्टकुलिकों द्वारा भी दोषी सिद्ध किए जाने पर अभियुक्त को क्रमशः सेनापति, उपराजा और अंत में राजा के पास भेजा जाता था। अंतिम निर्णय का अधिकार राजा के पास सुरक्षित था। अपराधी के दंड निर्धारण का अधिकार भी राजा के पास था। दंड पूरी तरह अपराध सिद्ध होने के बाद ही दिया जाता था। राजा द्वारा दंड का निर्धारण मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता था। इसके लिए पवेणी पोथक नामक ग्रंथ की सहायता ली जाती थी, जिसमें अपराध और दंड के पुराने उदाहरणों का संकलन होता था। उपर्युक्त न्याय व्यवस्था के अनुसार वज्जी संघ में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी भी प्रकार की न्यायिक स्वेच्छाचारिता एवं पक्षपात से पूरी तरह मुक्त था। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सुरक्षा भावना का पूर्ण आदर किया जाता था। किसी भी अभियुक्त को दंड उसी स्थिति में मिलता था, जबकि उपर्युक्त 7 न्याय अधिकारियों द्वारा उसका हर दृष्टि से पूरी तरह परीक्षण कर लिया जाता था। इससे जान पड़ता है, बुद्धकालीन गणतांत्रिक राज्य अच्छी प्रकार से प्रशासित राज्य थे एवं अपने संगठन की शक्ति के कारण पर्याप्त बलशाली थे। वज्जी संघ जैसे बड़े गणराज्यों की गणतंत्रात्मक सुदृढ़ता एवं शक्ति संपन्नता मगध नरेश अजातशत्रु के लिए एक पहेली थी। इन गणराज्यों में न केवल बहुमत का सम्मान होता था, बल्कि कुशल न्याय व्यवस्था द्वारा जन सामान्य के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास भी किया जाता था। गणराज्य सुख एवं समृद्धि के केंद्र थे। वे राजतंत्र प्रधान युग के सफल गणतांत्रिक प्रयोग थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी सफलता दीर्घकालिक नहीं रह सकी और नवोदित शक्तिशाली राजतंत्रों ने इन्हें अपने आप में आत्मसात कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणराज्यों ने अपनी एक अनूठी व्यवस्था स्थापित की थी।
इसी के साथ हमारा आज का ये व्याख्यान पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।